नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत लंबे समय से आप हमारे सेशंस को पसंद कर रहे हैं। आप हमारे सेशंस को देखने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस को हमारी हेल्पलाइन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम और स्टेप अप रिहैबिलिटेशन आपका आभारी भी है और उम्मीद करता है कि आप हमारे सेशंस में उसको सुनने के साथ साथ अपने व्यवहार में और अपने आसपास कुछ लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइड भी कर पा रहे होंगे कि हम समझ सकें कि मानवीय व्यवहार व साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन उसकी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ बहुत सारे जब एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास एक केस जब आया तो उसमें वो महिला मुझसे बोली कि आप मुझे बिल्कुल पागल मत समझिएगा और मेरा माइंड बिल्कुल एक्टिव है और मैं बस रोती रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ और मेरा मरने का मन करता है और अक्सर मैं प्रयास भी करने के लिए अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करती रहती हूँ कि मैं कौन से तरीके से अपने आप को ख़त्म करूँ। उसी के साथ उसने दोबारा मुझसे इस बात पर अपना जोर देते हुए कहा कि मैं बिल्कुल मस्तिष्क से बिल्कुल फिट हूँ और मुझे कोई मानसिक रोग नहीं है। तो ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म था अपने आप को ये बताने का और मुझे ये कम्युनिकेट करने का कि मुझे पागल मत समझिएगा, मेरा दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव है। मैंने उसको शांत किया और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सी देर उसके बारे में हालचाल, क्या खाया था, कितने बजे सोते हो, कितने बजे आप जागते हो, जब बहुत सारी चीज़ों को उसने मेरे साथ शेयर किया तो उसमें से मैंने कहा आप वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल भी पागल नहीं हैं, आपको कोई भी मानसिक रोग नहीं है, बस आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो चुप हो गई और बोली कि हाँ मुझे रास्ता तो पता है और मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि मेरा रास्ता ही शायद आत्महत्या है और मुझे खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर जब हमने उस महिला के साथ बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो उसमें निकला कि मैंने कहा आपको ऐसा ख्याल क्यों आता है कि खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं खुद को मारती हूँ, मैं अपने बच्चे को मारती हूँ, मैं घर का सामान तोड़ती हूँ, मैं अपने पति को भी बहुत ज़्यादा अपशब्द कह देती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि बदले में मुझे बहुत अच्छा माहौल मिलता है, लेकिन शुरुआत से मेरा माहौल ही कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से मैं ये सब करने लगती हूँ। अब यहाँ पर सीधे सीधे हमें पता चल रहा था कि व्यक्ति इसलिए परेशान नहीं है कि उसे कोई मानसिक रोग है या उसकी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है। यहाँ उसकी एक आदत है एग्रेशन की, एंगर मैनेजमेंट वो नहीं कर पा रही, इसलिए उसे रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। जब मरने के लिए सोच रही है तो इस बात का दुख हो रहा है कि मरे कैसे, और चूंकि जीना चाहती है इसीलिए तो गुस्सा कर रही है, इसीलिए तो लड़ रही है, इसीलिए सामान तोड़ रही है और इसीलिए कुछ ऐसे माहौल को क्रिएट कर रही है जिसमें कि लोग समझें कि उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो कुछ और चाहती है। तो ऐसा ही बहुत सारे समय समय पर क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे कुछ केसेस आते रहते हैं और जिनसे हमें अपना विषय भी चुनने के लिए बहुत आसानी से मदद मिल जाती है। और इसी के ज़रिए आज का हमारा जो सेशन है वो 67 सेशन है और टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, टेम योर टेम्पर बाय योर ओन। हम कैसे टेमिंग करें, हम किस तरीके से अपने आप को शेप दें। अगर ये सारी बात पता भी है, लोग कहते हैं बोलने से पहले सोचो, पानी ज़्यादा पियो, लेकिन अगर टेम्परामेंट के टाइम पर या जब हमने कोई ऐसी हरकत या व्यवहार दिखा दिया या कर दिया उसके बाद अगर हम पानी पीते हैं, उसके बाद हम अपने आप को कूल डाउन करते हैं, तो वो तो अपने आप को रिलैक्स देना हुआ, लेकिन हमने अपने वातावरण में, हमने अपने आसपास के लोगों के साथ जो व्यवहार किया, जो कम्युनिकेट किया, जो उनके साथ एक इस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित किया जहां हमारी इमेज हमारी ही नज़रों में खराब हो गई, उसका जो रिलैक्सेशन है वो पानी से शायद नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। हम गुस्सा क्यों करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पे समय लगाते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि कैसे टेमिंग करें अपने टेम्पर की और हमें उतना गुस्सा आना बंद हो जाए। इसका आपको जो कहाँ से आपने गुस्सा सीखा, सबसे पहले आपने जब आप अपने चाइल्डहुड या अपने थोड़ा सा एडल्टहुड की ओर भी मान लीजिए कि जब आप 17-18 के हो रहे थे, उससे पहले जब जो भी वातावरण आप देखते हैं या सीखते हैं, वहाँ तक काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी हैबिट्स
परिपक्व हो चुकी होती हैं, यानी कि मैच्योर हो चुकी होती हैं। जैसे कि किसी बात को आपका कोई भाई बहन नहीं मानता तो आप उसे मार देते हैं। आप अगर कोई बात नहीं मानते तो आपके माता पिता आपको मार देते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम नहीं करते तो आपका टीचर आपको पिटाई कर देता है या मार देता है या कुछ ऐसे अपशब्द कह देता है जो कि आपको हर्ट करते हैं। यहाँ से धीरे धीरे शुरुआत होती है सीखने की। हम सीख जाते हैं कि जब भी कोई आपकी कंट्रोल में ना हो, जब आपकी कोई बात ना माने, आपके अकॉर्डिंग ना चले, तो आप ये अमुक बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरे तक इसको पहुंचा सकते हैं और इसका आपको पूरी स्वच्छंदता है। आप फ्री हैं, आप को पूरी तरीके से एक फ्रीडम है कि आप किसी को भी मार सकते हैं अगर वो व्यक्ति आपके अंडर में है, यानी कि वो आपका बच्चा है या वो आपका पति है, आपकी पत्नी है, या आपके किसी भी एक फैमिली रिलेशन में आता है, या आप एक ऐसे अथॉरिटी में बैठे हुए हैं जहां पे आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी एक व्यक्ति तक अपना गुस्सा पहुंचा सकते हैं। आप कहीं बॉस हैं या आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो हम अपने आप ही इस स्वच्छंदता को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं कि हाँ, हम फ्री हैं, हम गुस्सा कर सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं, हम सामान तोड़ सकते हैं, हम किसी को मार सकते हैं, और नहीं भी तो हम कुछ ऐसे वाक्य तो बोल ही सकते हैं जिसमें अब्यूजिंग आ गई या कर्सिंग आ गई या किसी को अपशब्द कहना। तो अगर आप किसी को ऐसा भी कहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते, और उसके साथ ये कहने के साथ, या मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, और ऐसा कहने के साथ आप कोई सामान उठा के तोड़ देते हैं, आप दरवाजा बहुत तेज से बंद कर देते हैं, ये सब एग्रेशन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको जो एक अपने अंदर से बात को बहुत गहराई से समझना है वो ये है कि जो भी ये व्यवहार है एग्रेशन, यानी कि जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपका टेम्परामेंट हाई होता है, वो आपका अधिकार नहीं है। और जब ये व्यवहार आप दूसरों के सामने या दूसरों के लिए प्रदर्शित करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल या इसके लिए फ्री नहीं है। अगर हर व्यक्ति इस सीख के साथ आगे बढ़े कि वो किसी को गाली देने के लिए फ्री नहीं है, वो किसी को मारने के लिए, डांटने के लिए, अपशब्द कहने के लिए फ्री नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी रोल पर या पद पर हो। ये बात जितनी जल्दी एक माता पिता समझ जाएंगे, एक अथॉरिटीज समझ जाएंगी, तो वो वहां पर अपने व्यवहार को रोक लेंगी, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है जो उन्हें सीख रही है वो इस व्यवहार को नहीं सीख पाएगी। वो देखेगी कि जब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने उससे पूछा कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया, ठीक है, आप स्कूल काउंसलर के पास जाइए, क्या रीज़न है। शी विल फाइंड आउट कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप रेगुलर अपना होमवर्क नहीं करते। लेकिन ठीक इसके विपरीत होता है, आप बाहर निकल जाइए या आप अभी ज़मीन पे बैठ जाइए, पहले ऐसा भी होता था, या दो चांटे आकर के आपको लगा दिए जाते थे। इसी तरीके से बॉस के साथ भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखा जाता था, वो आपको कुछ ना कुछ अपशब्द बोल देते थे। इसके साथ घर में तो ये बहुत आम बात है, दादा दादी, पापा मम्मी या चाचा मामा, हर एक को हक था एक जो छोटा व्यक्ति है उसको पिटाई कर देने का, उसके लिए कुछ बोल देने का, या जब भी उनका एग्रेशन है, वो घर से बाहर टेंशन में है या घर में काम करते करते फीमेल थक गई है, तो उसे लगता है कि बच्चों पे या घर के लोगों पे आराम से कुछ भी एग्रेशन को उतारा जा सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये अधिकार है ही नहीं। इवन किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने किसी पार्टनर को, अपने घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को, अपने साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उच्च स्तर पर या पद पे होने के बाद भी वो उसको अपने एग्रेसिव व्यवहार नहीं दिखा सकता। ये गलत है। ये पूरी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा हर उस शख्स को कि हमें हक नहीं है कि हम थक कर आकर के अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा किसी को दिखाएं। आपको इसे मेल डाउन करना खुद सीखना होगा। आप दूसरे तक ये प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप किसी भी बात से नाराज हैं, अगर आपके किसी ने पैसे खो दिए या आपका घर का किसी बच्चे ने सामान तोड़ दिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि सामान अब टूट चुका है। आप ये भी समझ सकते हैं पैसे अब खो चुके हैं, वो आगे ना तोड़े और आगे आपके चीज़ों का खराब जो बर्बादी है वो ना हो। इसके लिए आप उन्हें एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट बिना नाराज हुए, बिना
बिना गाली दिए, बिना अपशब्द कहे, ये सीखना पड़ेगा। इसको समझना पहले कि ये हमारा अधिकार नहीं है। हमने ये समझ रखा है ये हमारा अधिकार है। हम बच्चे को अगर पढ़ नहीं रहा तो उसे डांट सकते हैं, उसे ये भी कह सकते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं बनोगे। हमारे अगर घर में पति है या पत्नी है, हम उससे लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं लड़ सकते। मानवीय व्यवहार के अंतर्गत गुस्सा होता है, एक बेसिक इंस्टिंक्ट की तरह, बेसिक एक जो फीलिंग्स हैं जो सबके अंदर हैं, गुस्से की, हंसने की, उसमें एक गुस्सा भी है। लेकिन अगर ये इतना इम्बैलेंस हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को बर्बाद कर देता है। सबसे ज़्यादा तो आप और आपकी हेल्थ, और उसके साथ आपके रिश्ते, आपकी इमेज और आपका वातावरण, वो सब कुछ इतना दूषित हो जाता है मात्र गुस्सा करने से। तो आइए समझ लेते हैं कि हम क्या ऐसी शुरुआत करें जिससे कि हमें गुस्सा कंट्रोल होता चला जाए और हमें गुस्सा आना बंद हो जाए। जी हाँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि हम बहुत सारी आदतों को, बहुत सारे व्यवहार को बहुत अलग अलग माध्यमों से सीखते हैं। हम अक्सर मूवी देखते हैं, हम टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं कि गुस्से में व्यक्ति ने सामान तोड़ दिया। हमने ये सारे बिहेवियर बहुत आसानी से अपने सिनेमा से सीखे हैं। किंतु अगर हम इसके साथ कुछ अच्छी किताबों का निरंतर पढ़ना, कुछ अच्छी कहानियों का और अच्छी नॉवेल्स का लगातार पढ़ना अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, आप देखेंगे कि आपकी आदतें, आपकी समझ और आपकी सोच एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में एक सात्विक और पॉजिटिव अपने आप ही होती चली जाएगी। आप समझने लगेंगे कि कोई भी ऐसा व्यवहार जो किसी दूसरे तक पहुंचता है वो हमेशा सकारात्मक ही हो, जो हमारे द्वारा दिया जाए। अगर आपकी सोच में सिर्फ ये थॉट बैठ गया कि मेरे द्वारा हर व्यवहार सकारात्मक हो जो दूसरे तक पहुंच रहा है, तो आप चाहे बॉस हो या कलीग हो, या आपका कलीग हो, या आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, प्रिंसिपल हो, पेरेंट हो, आप कुछ भी हो, आप हमेशा अपने व्यवहार को चेक करते रहेंगे, चेक मोड पर डालते रहेंगे कि क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं है जो दूसरे तक पहुंचता है और वो नकारात्मकता एक फैलाता है। आप हमेशा अपने आप को चेक करते रहेंगे। जब चेक करते रहेंगे, और निरंतर सीखने का जरिया किताबें, किताबों से सुंदर कुछ नहीं है, गीतों से सुंदर कुछ भी नहीं है। आप गीतों से, गजलों से और किताबों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिनेमा में अक्सर दिखाया जाता है कि कोई गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ तो उसने सामान तोड़ दिया, झगड़ा हुआ तो वो अल्कोहल इनटेक करके आ गया, झगड़ा हुआ तो उसने गाली दी, पिटाई कर दी। किंतु आपने कभी गीतों में या किसी शेरो शायरी में या किसी कविता में, किसी कहानी में, रेयर आपको ये सारी चीज़ों को मिलता है, क्योंकि कहानियाँ और गीत हमेशा एक सकारात्मकता को लिए हुए होते हैं। आपको बताते हैं कि जब आपको गुस्सा आए तब आप कैसे अपने गुस्से के घूंट को पी लें और उसके बाद आप अपना गुस्सा प्रदर्शित ना करें, बात करें। कम्युनिकेशन, अब नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक नेगेटिव कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अगर आप कम्युनिकेट करते हैं कि ये चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं, मुझे परेशान करती हैं, इसे मत करो, इसके बाद मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बहुत तेज़ टीवी की आवाज़ मुझे परेशान करती है, लेट यू प्लीज़ स्लो डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। तो आप बार बार कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट करने से चीज़ें हल होती हैं, गुस्सा करने से चीज़ें खराब होती हैं। लोग आपसे डरने लगते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप बहुत दूर हो जाती है और फिर आपको एक अकेलापन भी सताने लगता है। तो कोशिश करें कि अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और बहुत अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करने के तरीकों को निरंतर सीखते रहें कि कम्युनिकेट करने के बेस्ट और क्या क्या प्रोसीजर हैं। आजकल कम्युनिकेशन को लेकर बहुत सारी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हैं और आप उनमें से जो भी आपको पसंद आती है, जिस लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ बुक्स को, संगीत को और कम्युनिकेशन के तरीकों को सीखने के लिए अपने जीवन में इनको स्थान दें। और जो भी आपका थोड़ा सा समय है, उस समय में से आधा घंटा, 1 घंटा निकालकर इन सारी चीज़ों के लिए भी करें। अब बात आती है आपका खान पान और आपका जो वर्किंग प्लेस है और या आपका जो घर का वातावरण है, उसमें जो लोग हैं उनके साथ आपका समायोजन, एडजस्टमेंट। अगर आप सपोज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों के साथ एडजस्ट करने में इन वर्किंग प्लेस और एट होम, तो वो आपको निरंतर
खराब कर रहा होता है और वो एक रीज़न बन रहा होता है आपके एग्रेसिव होने का। आप चेक करें कि आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास जो लोग हैं और आपका जो घर का और जो काम की जगह का एक एटमॉस्फेयर है वो क्या है। अगर वो आपको निरंतर एक नेगेटिविटी की तरफ झोंक रहा है तो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाइए। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं बना है। आप इसको कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, या इस स्थान को बदल सकते हैं, या इस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, ये तय करना आपका काम है। आप उस व्यक्ति को, उस जगह को आराम से बदलें, छोड़ें या उसके साथ एडजस्ट करें, लेकिन ये डिसीजन जल्दी होना चाहिए। जितनी देर आप करते रहेंगे उतनी देर आप स्वयं को खराब करते रहेंगे। तो प्लीज़ मैं यहाँ पर आप सब लोगों को ये भी कम्युनिकेट ज़रूर करूँगी, कोशिश करें कि जिस तरीके से बीमारी को जितनी जल्दी जान लिया जाए तो उसका इलाज संभव हो पाता है, इसी तरीके से आपके व्यवहार को और आपके मन को, आपके चीज़ों को, जो चीज़ खराब कर रही है उसे जल्दी पहचान ले और उससे कैसे किनारा करना है, ये अगर आपने लाइफ में सीख लिया तो गुस्सा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका हैप्पीनेस मोमेंट बढ़ जाएगा। हैप्पीनेस के जो ट्रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। आप खाना अच्छे से खा पाएंगे, आप खुश हो पाएंगे, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हो पाएंगे। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ों को शामिल करते हैं कि आपका दिनचर्या कैसी हो, आप सोएं कब और जागें कब, आपने अपने आप को क्या बता रखा है कि सोचने का टाइम क्या है, कब आप प्लानिंग करेंगे, कब आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे और कब आप उनको मैनेज करेंगे, इस सब के बारे में आप सोचेंगे कब। एटलीस्ट मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि रात में सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग 10 मिनट 5 मिनट देकर ज़रूर कर लें कि अगले दिन के आपके प्लान्स क्या होंगे। आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए होमवर्क उसकी स्ट्रेंथ होता है, जब जो बच्चा होमवर्क टाइम से करता है, रेगुलर करता है, तो डेफिनेटली वो अपने एकेडमिक्स में बहुत वीक कभी नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में अपने आने वाले कल के कार्यक्रमों को या कामों को एक बार प्लान कर लेते हैं तो आप भी होमवर्क अच्छा करने की वजह से अपने कल को अच्छा बना पाते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं होता, आप परेशान नहीं होते, आपके पेंडिंग वर्क निकल के आ जाते हैं और आप उनको जल्दी से समेटना भी सीख जाते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समय सोचने के लिए, प्लानिंग के लिए ज़रूर दें, जो आपको एक शांति भी प्रदान करेगा और आने वाले कल का जो एक बोझ है वो आपके मन से हटा देगा। अगर आप इस तरीके से अपने लाइफ को एक चैनलाइज करेंगे, अपने खान पान को चैनलाइज करेंगे, अपनी दिनचर्या को चैनलाइज करेंगे, आपको कहीं से भी कभी भी गुस्से की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आप गुस्सा हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अक्सर गुस्सा आ जाता है। सेकेंडली, अपने बॉडी चेकअप, अगर आप 30 साल के बाद हर एक व्यक्ति को साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। और अब तो बच्चों का भी एक बार बॉडी का बायोकेमिकल्स और उनका ब्लड चेकअप जरूर करवाएं। कई बार मल्टीविटामिन्स और बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से भी गुस्सा आ रहा होता है, तो वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारा विटामिन B12, विटामिन D या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वो बैलेंस मोड पर हैं कि नहीं है। कई बार आयरन डिफिशिएंसी की वजह से भी हम गुस्सा ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो इसका भी चेक होना और इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के केस में अक्सर ऐसा होता है, बच्चे न्यूट्रिशंस डाइट को नहीं ले रहे होते और वो चिड़चिड़े होते चले जाते हैं और डे बाय डे उनका व्यवहार चेंज हो रहा होता है। वो जिद करने लग जाते हैं, वो टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं और पेरेंट्स को लगता है सब कुछ तो ओके है, बच्चा इस तरीके से क्यों चिड़चिड़ा रहा है, और बहुत आसानी से उसे जिद्दी कहकर हम एक टाइम को पास करते रहते हैं। यही जिद धीरे धीरे करके मैच्योर होकर एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक जिम्मेदार होती है। तो कोशिश करें किसी को भी जिद्दी, किसी को भी गुस्सैल ऐसा मानकर उसको ये एक लेवल लगा देना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। तो जो भी हमारे आसपास लोग रह रहे हैं, अगर वो जिद्दी हैं, अगर वो एग्रेसिव हैं, तो हम उन पर काम करें, उनको गाइड करें, ना ही कि उनको एक लेवल लगा दें कि ये जिद्दी व्यक्ति है, ये गुस्सैल व्यक्ति है, ये मूडी व्यक्ति है। इससे वो अपनी इन कमियों के साथ पूरी जिंदगी रहते हैं लेकिन सुधार नहीं हो पाता। तो अगर हम एग्रेसिव बिहेवियर
को और भी कम करना चाहते हैं और अपने आप को एक स्वस्थ रखना चाहते हैं और एक अच्छा खुशहाल व्यक्ति मानना चाहते हैं, एक्सरसाइज, वर्कआउट नेसेसरी है, मेडिटेशन नेसेसरी है। आपको थोड़ा सा वर्कआउट, अच्छा वर्कआउट और मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ज़रूर करना पड़ेगा। न्यू थॉट, नए थॉट आप गीत से, संगीत से और किताबों से लेंगे, लेकिन अपने आप के अंदर उन थॉट्स को कैसे अंदर काम करने देंगे, उसके लिए ज़रूरी है आपका अच्छा खान पान और एक एक्सरसाइज और मेडिटेशन का, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का रेगुलर करना। अगर आप इतनी चीज़ों को करते हैं, साथ में हमेशा अपने आप को विजुलाइज करें कि आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, आप अपने बारे में क्या सुनना चाहते हैं। क्या आप ये सुनना चाहते हैं कि वो बहुत ही व्यवहार कुशल है? तो इस तरीके के आप क्या अपने आप से सुनना चाहते हैं कि आपका बच्चा कहे कि मेरे डैडी ने कभी मुझे मारा नहीं? क्या आप सुनना चाहते हैं कि आपका बच्चा कहे कि नहीं, माई मदर इज़ वेरी कूल एंड काम? आप सुनना क्या चाहते हैं? एक टीचर, एक प्रिंसिपल क्या चाहता है कि उसके कलीग्स और उसके बच्चे ये कहें कि नहीं, हमारे प्रिंसिपल तो बहुत ही पॉजिटिविटी वाले पर्सन है और बहुत पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं। तो आप अपने बारे में सुनना क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरीके की चीज़ों के साथ पहचाने? आपकी पहचान, आपकी इमेज क्या बने? अगर आप हर दिन इसको एक बार भी सोच लेंगे तो आप ऐसे कोई भी नेगेटिव बिहेवियर्स को स्प्रेड करना बंद कर देंगे। अब बात आती है, लोग कहते हैं गुस्सा हो तो पानी पियो, गुस्सा हो तो उल्टी गिनती गिनो। जब हमने गुस्सा डिलीवर कर दिया, हमने किसी का सर फोड़ दिया, हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी दरवाज़ा पटक दिया, हमने किसी को पीट दिया, उसके बाद पानी पीना या ब्रीथिंग करना या उल्टी गिनती करना, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। और ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि आपने सब कुछ बिगाड़ने के बाद अब आप अपने आप को शांत कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश करें कि अपने दिमाग से ये निकालें कि हमें गुस्सा करने का हक नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज के जो हमारा सेशन है, जिसमें कि हम आपको कि कैसे हाउ टू टेम योर एंगर और हम एग्रेशन से कैसे बाहर आएं, तो वहाँ पर ये सारे टिप्स बहुत आपके लिए उपयोगी होंगे। और इसके अलावा भी फिर भी अगर आप एक एग्रेसिव व्यक्ति हैं या आपका बच्चा या आपके घर में कोई भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन स्प्रेड करता है, तो प्लीज़ हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क करिए और अपनी समस्याओं को भेजते रहिए। हमें नए टॉपिक्स के बारे में भी सजेशंस आप अपने भेजते रहिए। आपकी समस्याओं को का जो भी बेस्ट समाधान होगा आपको वो दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। और तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन फिर से एक बार एक और आपकी और हमारी कहानियों में से एक और नया विषय चुनकर लाएंगी और आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे साइकोलॉजिकल सेशंस के कुछ हर नए इश्यूज जो आपके और हमारे सबके बीच में जिंदा हैं, रह रहे हैं। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, उन्हें एक सकारात्मक रूप देने की। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देती हूँ और नेक्स्ट एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए तेरी मेरी कहानी और अपने स्वास्थ्य को ऐसे ही अच्छा बनाते रहिए। धन्यवाद।